Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Myself Muhammad Yasin Sabit and I am going to discuss about the biology paper of first year RDS round number 6. मेरा बेटा सबसे पहला क्वेश्चन MCQ से रिलेटेड है जिसकी की आप लोगों के क्लास बुक्स में शेयर कर दी जाएगी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सब्जेक्टिव पोर्शन जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स के बारे में बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का मेरा बेटा जो सबसे पहला पार्ट है उसका टाइटल है नेम द टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। अब इसमें मेरा बेटा सबसे पहले तो आप लोग ये बताएंगे कि बोन मैरो की दो मेजर टाइप्स हैं जिसमें से पहली टाइप का नाम है रेड बोन मैरो जबकि दूसरी टाइप का नाम है येलो बोन मैरो। ये बात बताने का मेरा बेटा आपको 1 नंबर का क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोनों के फंक्शन की। अगर हम लोग रेड बोन मैरो के फंक्शन की बात करें तो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इसके कंट्रास्ट में जो येलो बोन मैरो है इसके दो मेजर फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन इसका ये है जैसे कि आप लोग जानते हैं इट इज कंप्राइज्ड ऑफ फैट दैट इज व्हाई इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रिजर्व फॉर द बोन। बोन में एनर्जी रिजर्व के तौर पर येलो बोन मैरो एक्ट करेगी क्योंकि ये फैट पर मुश्तमिल है एंड फैट कंटेन्स एन हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसके कंट्रास्ट में इसका जो दूसरा फंक्शन है वो बहुत ही पेक्यूलियर है और वो ये है बेटा कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी इंसान को इंजरी होने से उसका ब्लड लॉस हो जाए और उसकी बॉडी में ब्लड सेल्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन में बॉडी ये रिक्वायर करती है कि कम अमाउंट में ज्यादा ब्लड सेल की प्रोडक्शन की जाए। तो इस हमारे पास जो पेक्यूलियर सिनेरियो है इसमें बॉडी का येलो बोन मैरो भी रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि थोड़े टाइम में ज्यादा बोन सेल्स की ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की जाए। इसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन हिप जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें बेटा सबसे पहला डिफरेंस आप लोग ये बताएंगे कि हिप जॉइंट जब भी बोन को मूव करवाएगा तो सिंगल प्लेन में करवाएगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगी एल्बो जॉइंट की और एल्बो जॉइंट के साथ साथ नी जॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एल्बो जॉइंट है ये हमारी बोन को वाकई सिंगल प्लेन में ही रहते हुए मूव करवा सकते हैं। इसके कंट्रास्ट में अगर हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें देन इट अलाउज मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एंड एवरी डायरेक्शन। ये जॉइंट पर मौजूद बोन को तकरीबन हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा हमारा शोल्डर जॉइंट और हमारा हिप जॉइंट, अगर आप शोल्डर जॉइंट को मूव करवाएं तो आपको रियलाइज होगा कि वाकई ये ऐसा जॉइंट है जो कि हमारी बोन को तकरीबन हर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। तो मेरा बेटा आपने डिफरेंस के मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं, एक पॉइंट का आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो मेरा बेटा इसके मार्क्स की डिवीजन इस तरह से होती है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है उसका टाइटल है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। मेरा बेटा सबसे पहली बात ये है कि फ्लेक्सर और एक्सटेंसर दोनों ही मसल्स हैं लेकिन ये आपस में एंटागोनिस्टिक हैं। एंटागोनिस्टिक से मुराद दोनों का जो फंक्शन है वो आपस में ऑपोजिट है। वो कैसे डिस्कस करते हैं। मेरे बेटा फ्लेक्सर ऐसा मसल है जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने से बोन बेंड होगी। फॉर एग्जांपल हमारे बाइसेप, जब मैं बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो बोन क्या हो जाएगी, बेंड। इस वजह से फ्लेक्सर जो हमारे पास है उसमें हम लोग बाइसेप की एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये बोन को बेंड करवा रहा है। इसके कंट्रास्ट में अगर हम लोग एक्सटेंसर की बात करें तो एक्सटेंसर ऐसा मसल है जिसके कॉन्ट्रैक्शन से बोन स्ट्रेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ट्राइसेप। अब मेरा बेटा अगर मैंने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी आर्म की बोन को बेंड किया, जब मैं फिर नीचे वाले ट्राइसेप यानी कि एक्सटेंसर को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी आर्म या बोन स्ट्रेट हो जाएगी। मेरा बेटा इसमें भी आपने डिफरेंस के मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें मार्क्स की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी कि आपको एक डिफरेंस का 1 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद मेरा बेटा हम लोग 4th पॉइंट की बात करेंगे और जो 4th पॉइंट या हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का उसका टाइटल है स्टेट 2 फिजियोलॉजिकल कॉजेस ऑफ मसल फटीग। मेरा बेटा मसल फटीग के हमने कोई से 2 फिजियोलॉजिकल कॉजेस बताने हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी कोई
इंसान बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंटिन्यूसली एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो वो अपने मसल्स को बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता है, और मसल्स जब अपने फंक्शन को बहुत ज्यादा परफॉर्म करेंगे तो एटीपी की कंजम्पशन ज्यादा होगी। जब एटीपी की कंजम्पशन और यूजेज ज्यादा होगी तो मसल्स में एटीपी डेप्लीट हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी, और एटीपी की कमी होने की वजह से मसल अपने कॉन्ट्रैक्शंस की जो फंक्शन एबिलिटी है वो डिक्रीज कर बैठेगा, जिसे हम लोग मसल फटीग का नाम देंगे। ये थी इसकी पहली कॉज। अगर हम लोग इसकी दूसरी कॉज की बात करें तो ये है मेरा बेटा कि एक्सटेंसिव कंटिन्यूसली एक्सरसाइज की वजह से हमारे मसल में मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल में हाइड्रोजन आयन, लैक्टेट, रिएक्टिव ऑक्सीजन अकोमोडेट हो जाएगी, और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की अकोमोडेशन की वजह से जो मसल है उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, which would be considered as a cause of muscle fatigue। इसमें भी मेरा बेटा एक कॉज का एक नंबर होगा, तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी। इसके बाद मेरे बेटा हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, और जो फिफ्थ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने थिन फिलामेंट के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करनी है। इसमें भी मेरा बेटा आपने 4 पॉइंट्स बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ये बताएंगे कि थिन फिलामेंट का जो डायमीटर है ये अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 नैनोमीटर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि थिन फिलामेंट को बनाने के लिए 3 मेजर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। फिर इनकी थोड़ी डिटेल बताएंगे। फॉर एग्जांपल एक्टिन के 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि थिन मायोफिलामेंट का कोर बनाएंगे। ट्रोपोमायोसिन के भी 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि एक्टिन के ऊपर रिएक्ट करेंगे, और कुछ इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि जब हमारा मसल रिलैक्स स्टेट में होगा तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर मौजूद जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स हैं उन्हें कवर कर देगा, उनके ऊपर कवरेज बना देगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट है ट्रोपोनिन, इट इज प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि ये एक पॉइंट पर है तो फिर स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद दूसरे पॉइंट पर, तो यानी कि ये रेगुलर इंटरवल पर पाया जाता है। अब मेरा बेटा ये किसके साथ बाइंड करेगा? जब तक हमारा मसल रिलैक्स कंडीशन में है, वेल एंड गुड। जैसे ही हम अपने मसल को कांटेक्ट करवाना चाहेंगे तो कैल्शियम आयन रिलीज होगा, और ये कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद इस ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा। तो मेरा बेटा जो ट्रोपोनिन है ये अटैच होगी कैल्शियम आयन के साथ, लेकिन तब जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन करना होगी। एनीवेज बेटा इसमें 4 पॉइंट थे और हर पॉइंट का आपको हाफ नंबर दिया जाएगा। मेरे बेटे इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, उसमें आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस ज्वाइंट एंड कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। मेरे बेटा सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि फाइब्रस ज्वाइंट पर मौजूद बोन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय मींस ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फॉर इंस्टेंस कोलेजन। इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर मौजूद बोन्स आपस में कनेक्टेड होंगी बट बाय मींस ऑफ अ लेयर ऑफ कार्टिलेज। तो ये मेरा बेटा हमारे पास पहला पॉइंट है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसकी मूवमेंट से रिलेटेड है। हमारी बॉडी में जिस जगह पर भी फाइब्रस ज्वाइंट होगा उस ज्वाइंट पर मौजूद बोन्स की मूवमेंट्स को ये अलाउ नहीं करेगा। जिन बोन्स के दरमियान फाइब्रस ज्वाइंट है वो बोन्स मूवमेंट शो नहीं कर सकते। जैसे कि एमसीक्यूज में था कि हमारे जो स्कल की बोन्स हैं उनके दरमियान फाइब्रस ज्वाइंट्स हैं, दैट इज व्हाई द बोन्स ऑफ आवर स्कल डू नॉट शो मूवमेंट्स एट ऑल। इसके कंट्रास्ट में बेटा जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है ये मूवमेंट अलाउ करेगा लेकिन फ्रीली नहीं, एक हद तक इट अलाउ मूवमेंट्स बट विद इन अ लिटिल रेंज। तो मेरा बेटा 2 डिफरेंसेस आपको बताएंगे और हर डिफरेंस का 1 नंबर होगा। तो मेरा बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बातचीत करेंगे जिसका टाइटल है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। मेरे बेटे इसमें सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ट्रोपोनिन इज प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल। ये कंटिन्यूसली नहीं होती, एक स्पेसिफिक गैप के बाद डिफरेंट स्पोर्स में पाई जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब ट्रोपोमायोसिन की, तो ये एक्टिन कोर के ऊपर रिएक्ट करेगी। इसके बाद मेरा बेटा दूसरा पॉइंट ये
ये है कि जो प्रोपेलिन है ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करेगी, लेकिन तब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होनी है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन कोर के साथ बाइंड करेगी और इस तरह से बाइंड करेगी कि एक्टिन के ऊपर मौजूद जो बाइंडिंग साइट्स हैं उन्हें कवर करेगी जब तक मसल रिलैक्स कंडीशन में है। तो मेरे बेटा इसमें भी आपने मिनिमम 2 डिफरेंसेस लिखने, जिसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन 1 मार्क पर पॉइंट होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसकी स्टेटमेंट है मेरा बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ मसल। मेरे बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग ना अपीयरेंस से रिलेटेड बताएंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि स्केलेटल मसल की अपीयरेंस रेगुलर स्ट्रिक्ट है, यानी कि इसमें लाइनिंग होगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो स्मूथ मसल है अनस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपको किसी किस्म की लाइंस डार्क और इधर लाइट नजर नहीं आएगी। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो दूसरा डिफरेंस आपको कोट करेंगे इट इज रिगार्डिंग द सेलुलर शेप, जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि स्केलेटल मसल की शेप स्पिंडल भी होती है और सिलिंड्रिकल भी होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास स्मूथ मसल सारे के सारे स्पिंडल शेप भी होंगे। थर्ड डिफरेंस है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अगर मेरा बेटा मेरे पास स्केलेटल मसल का एक सेल हो तो इस एक सेल में काफी ज्यादा न्यूक्लियाई होते हैं, इसका मतलब इट कंटेन्स मल्टीपल न्यूक्लियाई परसेंट। इसके कॉन्ट्रास्ट में स्मूथ मसल के एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, इट कंटेन्स अ सिंगल न्यूक्लियस परसेंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके कंट्रोल के बारे में। मेरा बेटा जो स्केलेटल मसल है इट इज अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ आवर विल। जब मैं चाहूंगा बॉडी के किसी भी स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा सकूंगा, तो इस वजह से ये वॉलंटरी कंट्रोल में आता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन है इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि इनवॉलंटरी इसमें कंट्रोल आएगा। इसमें मेरा बेटा आपने मिनिमम 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, हर डिफरेंस का हाफ मार्क मिलेगा। तो मेरा बेटा यहाँ पर आपको 0.5 मार्क के 4 डिफरेंसेस लिखना होंगे। इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। मेरे बेटा सबसे पहली बात यह है कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू बैक्टीरिया को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेन अप्लाई करते हैं। जिस बैक्टीरिया के ऊपर वो स्टेन रिटेन रहे उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो बैक्टीरिया उस स्टेन या कलर को रिटेन ना कर पाए उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस से आप लोग ये कोट करेंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि अप्लाई होने वाला वायलेट डाई रिटेन करेंगे, जिसके बाद इनका जो कलर अपीयरेंट होगा वो पर्पल होगा। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो वायलेट डाई को रिटेन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मेरा बेटा उनका ओरिजिनल कलर ही रिटेन रहेगा, वो ओरिजिनल कलर ही शो करेंगे, पर्पल कलर शो नहीं करेंगे। इसके बाद मेरा बेटा जो दूसरा पॉइंट है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन से रिलेटेड, दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है रिगार्डिंग द आउटर मेम्ब्रेन, जो कि मेरा बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग लास्ट डिफरेंस डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, जो कि अगेन दोनों में प्रेजेंट तो है, लेकिन मेरा बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस लेस होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस मोर होगी। तो मेरा बेटा कम से कम आपने 4 डिफरेंसेस लिखने हैं, हर डिफरेंस का आपको हाफ मार्क मिलेगा। तो इसमें मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि 0.5 पर डिफरेंस। मेरे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है हाउ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन डिफर्स फ्रॉम यूकेरियोटिक। मेरा बेटा सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल और यूकेरियोटिक दोनों टाइप के सेल में पाई जाती है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, जबकि इसके कंट्रास्ट में
यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। इसके बाद जब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो ये मेरा बेटा कि बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिक पार्ट्स पर इनर साइड पर इन्वेजिनेट होकर खास किस्म के स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हम लोग मेसोसोम्स कहते हैं। इसके मद्देमुकाबिल अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर मेसोसोम्स नहीं बनाती। तो मेरा बेटा आपने मिनिमम 2 डिफरेंसेस लिखने जिसमें हर डिफरेंस का आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं जिसकी स्टेटमेंट है गिव सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मिड। मेरा बेटा प्लाज्मिड की 2 तरह से इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है। पहली बात तो ये है कि प्लाज्मिड के ऊपर ऐसे जीन्स पाए जाते हैं which contain genetic information regarding the resistance against unfavorable conditions such as antibiotics। तो मेरा बेटा अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट और फेस करने से रिलेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन के जीन्स प्लाज्मिड के ऊपर पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम इसके दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेरा बेटा वो ये है कि इट यूजुअली एक्ट्स एज अ कैरियर और वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेरा बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी स्पेसिफिक होस्ट सेल या एक्सप्रेशन सिस्टम में डालते हैं। ये होस्ट सेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास बैक्टीरियल सेल होते हैं। अब इस बैक्टीरियल सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को एंटर या इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक व्हीकल की जरूरत होती है। इस व्हीकल को हम लोग कैरियर और वेक्टर कहते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग कॉमनली और यूजुअली प्लाज्मिड को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा बेटा आपने 2 सिग्निफिकेंस बतानी है, हर सिग्निफिकेंस का 1 नंबर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे जिसका टाइटल है व्हाट इज एन इन्वेलप, गिव इट्स फॉर्मेशन। मेरा बेटा सबसे पहले तो देखेंगे कि इन्वेलप किसे कहते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी कॉमन वायरस में 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सेंट्रल कोर जिसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है ईदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए, और उसके बाद कैप्सिड जो कि प्रोटीन कोट होती है। मेरा बेटा कुछ एनिमल वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास एक एडिशनल एक्स्ट्रा कंपोनेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वेलप, और ये इन्वेलप मेरा बेटा ये वायरस खुद नहीं बनाता। ये इन्वेलप जब भी बनेगी इसे होस्ट सेल से डिराइव किया जाएगा। तो आप लोग ये बताएंगे कि हमारे पास जो इन्वेलप है ये पहली बात तो एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन भी एक एक्स्ट्रा और एडिशनल है जो कि सिर्फ चंद मखसूस एनिमल वायरसेस में पाई जाएगी। और दूसरा अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये वायरस खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि इसे होस्ट सेल से डिराइव करेगा। अब मेरा बेटा इन्वेलप की डेफिनेशन में एक और पॉइंट आपको ऐड करेंगे और वो ये ऐड करेंगे कि वायरस के जो 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम लोग जीनोम या सेंट्रल कोर और कैप्सिड कहते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जाता है और ये न्यूक्लियोकैप्सिड को सराउंड करेगी, उसे मेरा बेटा ये कवर करेगी। तो ऑन दी होल हम लोग ये कहेंगे कि इन्वेलप इज अ मेम्ब्रेन which covers nucleocapsid and is present only in case of some animal viruses। और फॉर्मेशन में आप लोग ये बताएंगे कि it is not formed by the bacteria by the virus itself, rather it is derived from the host cell। मेरे बेटे इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका टाइटल है डिफाइन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसमें बेटा आपको सबसे पहले पॉइंट इसकी अकरेंस से रिलेटेड बताएंगे और अकरेंस में ये बताएंगे कि जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसके फंक्शन से रिलेटेड बताएंगे जिसमें ये बताएंगे कि इट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब तीसरे पॉइंट में आप लोग बताएंगे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरे बेटे इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी होगी कि 0.5 यानी कि हाफ नंबर का अकरेंस, 0.5 नंबर का फंक्शन और उसके बाद 1 नंबर की डेफिनेशन होगी
कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एज सच कहते किसे हैं। इसके पहले बेटा हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया, इसमें आप लोग जो इसकी डेफिनेशन बताएंगे उसका 1 नंबर होगा और जो इसकी फॉर्मेशन बताएंगे उसका भी 1 नंबर होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, उसका टाइटल है ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ HIV, यानी कि आप ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की डायग्राम ड्रा करेंगे। डायग्राम ड्रा करने के बाद आप इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी करेंगे। मेरा बेटा इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा डायग्राम ड्रा करने का और 1 ही नंबर मिलेगा इसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करने का, जिसमें सबसे बाहर आपको जो पार्ट नजर आ रहा है इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसे हम लोग ना वायरल स्पाइक्स भी कहते हैं, वायरल स्पाइक्स। उसके बाद ये जो आउटर कवरिंग है, जैसा कि हमने पहले बात की है एडिशनल है, तो इसे हम लोग वायरल एनवेलप कहेंगे। वायरल एनवेलप के बाद इसकी प्रोटीन कवरिंग जिसे कैप्सिड कहेंगे। कैप्सिड के बाद इसका सेंट्रल कोर और जीनोम व्हिच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ RNA, और उसके अलावा इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मेरे बेटा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 है, उसका टाइटल है द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मेरे बेटा इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को। उसमें आपको ये बताया गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके फंक्शन क्या है। मेरा बेटा अगर हम लोग आउटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 तरह के मॉलिक्यूल्स या बायोमॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एक आएगा लिपोप्रोटीन्स और दूसरा लिपोपॉलीसेकेराइड। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शन की, तो इसका पहला फंक्शन ये है कि ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज जो कि ग्राम नेगेटिव हो उनको हम लोग इजीली एंटीबायोटिक से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होगी इन द फॉर्म ऑफ एन आउटर मेम्ब्रेन। इसके बाद इसमें मेरा बेटा जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि इसमें खास किस्म की प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग पोरिन कहते हैं, और ये पोरिन प्रोटीन पोर के तौर पर एक्ट करेगी फॉर सर्टेन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, जिस पोर के थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करेंगे ईदर विद इन और आउट ऑफ अ सेल। इसके बाद मेरा बेटा हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, हर पार्ट के 4-4 नंबर है, लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूं। जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप इसके फंक्शंस बताएंगे दोनों तो आपको 1 नंबर और मिलेगा। इसके बाद बेटा जो हमारे पास पहला पार्ट है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसका टाइटल है एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ एक्टिन मायोसिन कैल्शियम आयंस एंड एटीपी इन द प्रोसेस। मेरा बेटा सबसे पहले आप लोग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की डेफिनेशन बताएंगे, जिसमें आप लोग ये बताएंगे कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होने वाले इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट किया गया। उसके बाद आप लोग बताएंगे कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो थिन फिलामेंट स्लाइड करके थिक फिलामेंट को ओवरपास करते हैं, जिसके बाद जीन आयंस एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं, एच जोन डिसअपीयर हो जाता है, सार्कोमेर का साइज रिड्यूस और डिक्रीज हो जाएगा। मेरा बेटा जब ये सारी बातें आपको डेफिनेशन में बताएंगे तो आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखने का 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद बेटा आपने एक्टिन मायोसिन कैल्शियम आयंस और एटीपी के रोल्स बताने हैं, जिसमें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। मेरे बेटा एक्टिन का रोल ये है कि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं, जिनके एक्सपोज होने के बाद ही मसल रिलैक्स स्टेट से कॉन्ट्रैक्शन कर सकेगा। इसके बाद अगर हम मायोसिन के रोल की बात करें तो मेरा बेटा मायोसिन के हेड को क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं, और यही मायोसिन का हेड है जो कि बाइंडिंग साइट एक्सपोज होने के बाद उसके साथ अटैच होगा। अटैचमेंट के बाद उससे हम लोग क्रॉस ब्रिज कहेंगे, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्निफिकेंट और वाइटल रोल रखती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैल्शियम आयंस का क्या रोल है। मेरा बेटा जब तक
हम चाहे स्केलेटल मसल को रिलैक्स रख सकते हैं क्योंकि ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में। अगर आप सपोज करें कि मैंने ये थिंकिंग की, मैंने ये थॉट्स जनरेट की कि आई हैव टू कॉन्ट्रैक्ट अ स्पेसिफिक स्केलेटल मसल ऑफ माय बॉडी, तो मेरे बेटा जैसे ही मैं उसके बारे में सोचूंगा तो मेरे ब्रेन से एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी जो कि मेरा बेटा ट्रैवल करके हमारे उस मसल के पास जाएगी। अब उस मसल के पास जाने के बाद सार्कोलीमा से होती हुई टी ट्यूब्यूल से होते हुए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगी, जिसका फंक्शन ये है, बेसिक यहाँ पर प्रोमिनेंट फंक्शन इसका ये है कि ये कैल्शियम आयन को स्टोर करती है। जैसे ही ब्रेन से नर्व इंपल्स का अराइवल आएगा, उसके रिस्पांस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन जो कि पहले स्टोर थे उन्हें रिलीज कर देगी। उसके बाद यही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ अटैच करेंगे, ट्रोपोनिन मिसप्लेस होगी, उसके मिसप्लेस होने के बाद जो ट्रोपोमायोसिन है वो अपनी जगह से हल्का सा स्लाइड करेगी और उसके स्लाइड होने के बाद जो नीचे कोर में एक्टिन प्रोटीन है उसकी बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी। इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज करना होता है। बाइंडिंग साइट्स को एक्सपोज होने के लिए ट्रोपोमायोसिन को हटाना होगा। ट्रोपोमायोसिन को हटाने से पहले ट्रोपोनिन को भी अपनी जगह से डिस्प्लेस करना होगा और ट्रोपोनिन को अपनी जगह से हटाने के लिए कैल्शियम आयंस का होना जरूरी है जो कि नर्व इंपल्स के अराइवल के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होंगे। मेरा बेटा फाइनली हम लोग बात करेंगे कि एटीपी का क्या रोल है। सबसे पहली बात तो ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो हमारे पास ग्लोब्यूलर हेड्स हैं और क्रॉस ब्रिजेस, इनकी जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज है उसको अकर करने के लिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करना जरूरी है। अब उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा कहां से? एटीपी की हाइड्रोलिसिस से आएगा। अब एटीपी कब इस्तेमाल होगा? मेरा बेटा अगर हमने एक मसल को रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में कन्वर्ट कर दिया तो अब हम उसे दोबारा जब कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स स्टेट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उससे पहले मेरा बेटा हमें क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक करना होंगी, हमें ग्लोब्यूलर हेड्स को बाइंडिंग साइट से रिलीज करवाना होगा और यही वो स्टेप है जिसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इस स्टेप में एटीपी की हाइड्रोलिसिस से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेंगे। तो मेरा बेटा इन चारों कंपोनेंट्स का अपना अपना वाइटल रोल है which are necessary for driving the muscular contraction according to the sliding filament model। मेरा बेटा आप लोग इन चारों कंपोनेंट्स के जब रोल बताएंगे तो 0.5 मार्क का एक कंपोनेंट का रोल होगा। फाइनली आप लोग ना इस टॉपिक की डायग्राम ड्रा करेंगे और डायग्राम पे मेरा बेटा आपको एक नंबर मिलेगा। तो ये 4 नंबर की डिवीजन कुछ इस तरह से होगी। फाइनली मेरा बेटा हम लोग सेकंड पार्ट वन क्वेश्चन को डिस्कस करने लगे हैं जिसका टाइटल है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मेरा बेटा सबसे पहले जब आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे तो आपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लिखनी है। इस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के आपको 2 नंबर मिलेंगे जिसमें आप लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और हमारे पास सबसे ज्यादा जो वर्क किया गया वैसे बैक्टीरियोफेजेस पर किया गया व्हिच इन्फेक्ट एस्केरिचिया कोलाई। इन्हें हम लोग टी फेजेस भी कहते हैं। अब टी फेजेस की फर्दर सब टाइप्स हैं लेकिन सबसे ज्यादा फेमस और जो पॉपुलर टाइप काउंट की जाती है मेरे बेटा वो T4 फेज है। इसी वजह से हम लोग T4 फेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग T4 फेज के स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स यानी कि उसका हेड, उसकी नेक, उसकी टेल, बेस और एंड प्लेट और फाइनली टेल फाइबर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद मेरा बेटा आप लोग इस स्ट्रक्चर की लेबल डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी करने और बेटा लेबल डायग्राम का आपको 1 नंबर मिलेगा। फाइनली हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज की सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। इससे पहले मैं आपको प्लाज्मिड के केस में वेक्टर के बारे में बता चुका हूं। मेरा बेटा यही सिग्निफिकेंस ही हमारे पास होगी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज। मेरा बेटा अगर मैं किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरिया के सेल में इनकॉर्पोरेट या एंटर करवाना चाहता हूं तो उसके लिए प्लाज्मिड के अलावा हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज भी है
जिसमें मैं ये करूँगा कि अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियोफेज की जीनोम के साथ अटैच करूँगा। उसके बाद वो बैक्टीरियोफेज एक स्पेसिफिक जो एक्सप्रेशन सिस्टम या होस्ट सेल है जो कि बैक्टीरिया का सेल होगा उसे इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद मेरा बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट उस बैक्टीरियल सेल में एंटर होकर बैक्टीरिया के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। इनकॉर्पोरेट होने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम लोग उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सप्रेशन से डिजायर्ड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन हासिल करें, चाहे तो उस बैक्टीरिया की डिवीजन या रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन और बाइनरी फिजन करवाएं और उसके बाद उस टारगेटेड या जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज अप टू मिलियंस अटेन या हासिल करें। तो मेरा बेटा ऑन दी होल हम लोग ये कहेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में होस्ट सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस करने के लिए वेक्टर के तौर पर बैक्टीरियोफेज को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस टॉपिक के साइड के येलो ब्लॉक में मेंशन है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।